10 साल बाद मैं अपने माता पिता के घर आई थी और मेरी सास का पहला आदेश था कि जल्दी खाना खाकर वापस आ जाओ, क्योंकि उनके घर की सफाई मेरे बिना रुक गई थी। पूरे 10 साल बीत चुके थे। पूरे 10 साल से मैंने अपने माता पिता के आंगन में कदम नहीं रखा था। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं लाल जोड़े में बैठी रो रही थी। मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था, जहाँ रहना खुश रहना बेटा। उस दिन मैंने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि शादी के बाद मेरी खुशी, मेरी इच्छा और मेरी आज़ादी किसी और के फैसले पर निर्भर हो जाएगी। मेरा नाम नेहा है। मेरी शादी मुंबई के एक प्रतिष्ठित कपड़ा व्यापारी अमित से हुई थी। शादी से पहले हर किसी ने कहा था कि मुझे बहुत अच्छा घर मिला है, बड़ा संयुक्त परिवार, शहर में नाम, अच्छा कारोबार और इज्जत। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद मुझे समझ आ गया कि उस घर की सबसे बड़ी ताकत कारोबार नहीं, बल्कि मेरी सास शारदा देवी का हुक्म था। उनके लिए घर का हर इंसान सिर्फ उनकी बात मानने के लिए था। ससुर जी शांत स्वभाव के थे। अमित अपनी माँ का सम्मान करता था, लेकिन सम्मान और डर के बीच का फर्क वह कभी समझ नहीं पाया। वह हर बार मेरी तरफ देखकर बस इतना कह देता, नेहा, माँ की आदत है, तुम बुरा मत मानो। धीरे धीरे यही एक वाक्य मेरी पूरी शादी की पहचान बन गया। पहले साल मैंने सोचा कि नई बहू हूँ, थोड़ा समय दूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। दूसरे साल मैंने सोचा कि शायद मैं ही जल्दबाजी कर रही हूँ। तीसरे साल मुझे समझ आ गया कि इस घर में मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। मेरी पसंद का खाना बनना जरूरी नहीं था, लेकिन शारदा देवी की पसंद की 5 चीजें रोज बननी चाहिए थी। मुझे बुखार हो जाए तो भी रसोई मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर उन्हें हल्का सा सिर दर्द हो जाए तो पूरा घर उनके कमरे के बाहर खड़ा रहता था। हर त्योहार पर मैं मायके जाने की बात करती। हर बार एक नया बहाना मिल जाता। दिवाली पर कहा जाता, बहू घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी त्योहार पर घर छोड़कर नहीं जाती। रक्षाबंधन पर कहा जाता, भाई को राखी कुरियर कर दो, आने जाने में पैसे क्यों बर्बाद करना। होली पर कहा जाता, इतने मेहमान आएंगे, तुम्हारे बिना घर कौन संभालेगा। एक बार तो मेरी माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मैंने अमित से रोते हुए कहा था, मुझे 2 दिन के लिए जयपुर जाने दो, लेकिन उसने मेरी आंखों में देखने की बजाय धीरे से कहा था, माँ मना कर रही हैं, अभी मत जाओ। मैं पूरी रात रोती रही। अगले दिन माँ ने खुद फोन करके कहा, बेटा चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर मैं समझ गई थी कि वह झूठ बोल रही हैं। उस दिन पहली बार मुझे अपने आप से नफरत हुई कि मैं बेटी होकर भी अपने माता पिता के किसी काम नहीं आ सकी। समय बीतता गया, मेरे बेटे कबीर का जन्म हुआ। मुझे लगा अब शायद सब बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कबीर अपने नाना नानी को सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर जानता था। हर जन्मदिन पर माँ वीडियो कॉल पर उसे आशीर्वाद देती और कॉल कटने के बाद घंटों रोती रहती। मेरे पिताजी कभी शिकायत नहीं करते थे, बस इतना कहते, बेटा अपना ध्यान रखना। लेकिन उनकी आवाज में छिपा अकेलापन मैं साफ महसूस करती थी। इसी बीच मैंने घर बैठे कपड़ों के डिजाइन बनाने का काम शुरू किया। मुझे बचपन से स्केचिंग का शौक था। मैंने पुराने डिजाइन ऑनलाइन डालने शुरू किए। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। अमित ने भी मेरा साथ दिया। उसने वेबसाइट बनाई और ग्राहकों से बात करनी शुरू की। रात में सबके सो जाने के बाद हम दोनों बैठकर काम करते। 3 साल की मेहनत के बाद हमारा छोटा सा काम अच्छा चलने लगा। उसी कमाई से हमने एक बड़े मकान के पीछे अपने हिस्से में एक छोटा सा घर बनवा लिया। लेकिन घर अलग होने के बाद भी शारदा देवी का हुक्म नहीं बदला। सुबह 6 बजे मुझे उनके घर पहुंचना होता। रात का खाना बनाकर ही वापस लौटना होता। अगर किसी दिन 10 मिनट की देर हो जाती तो पूरा घर सिर पर उठा लिया जाता। अमित कई बार कहता, नेहा थोड़ा और सह लो। लेकिन अब मेरे अंदर की नेहा धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। फिर जनवरी 2026 की एक सुबह मैंने तय कर लिया कि अब बहुत हो चुका। मैंने अमित से साफ कहा, इस बार मैं अपने बेटे को लेकर जयपुर जाऊंगी। पूरे 10 साल हो गए हैं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अमित कुछ देर चुप रहा। उसने कहा, माँ बहुत नाराज होंगी। मैंने जवाब दिया, 10 साल तक मैंने सिर्फ उनकी नाराजगी से बचने के लिए अपने माता पिता को तरसाया है। अब मैं अपनी माँ की आंखों में और इंतजार नहीं देख सकती। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन सुबह मैं कबीर का हाथ पकड़कर स्टेशन के लिए निकल गई। अमित हमें छोड़ने नहीं आया, लेकिन रात को उसने चुपचाप
मेरे हाथ में एक सीलबंद लिफाफा रख दिया था। उसने सिर्फ इतना कहा था, इसे संभाल कर रखना, सही समय आने पर खोलना। मैंने उससे कुछ पूछना चाहा, लेकिन वह बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। ट्रेन पूरे रास्ते भागती रही और मेरे मन में अजीब सी घबराहट बनी रही। जब जयपुर स्टेशन आया तो प्लेटफॉर्म पर मेरे पिताजी खड़े थे। 10 साल पहले जो पिता मुझे विदा करके गए थे, आज वह पहले से कहीं ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। उनके बाल लगभग सफेद हो चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई कि मेरी आंखें भर आई। उन्होंने सबसे पहले कबीर को गोद में उठाया और रो पड़े। घर पहुंची तो माँ दरवाजे पर ही मेरा इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुझे गले लगाया और बिना कुछ बोले रोने लगी। घर का वही पुराना आंगन, वही नीम का पेड़, वही तुलसी चौरा और वही मिट्टी की खुशबू। ऐसा लग रहा था जैसे 10 साल नहीं, एक पूरी जिंदगी बीत गई हो। माँ ने मेरी पसंद की पूड़ियाँ और खीर बनाई थी। मेरी छोटी बहन प्रिया भी अपने बच्चों के साथ आ गई। कबीर पहली बार अपने ननिहाल में खुलकर खेल रहा था। उसे देखकर मेरे मन में एक टीस उठ रही थी कि मैंने अपने बच्चे से यह प्यार इतने साल क्यों छीन लिया। हम सब एक साथ बैठकर खाना खाने ही वाले थे कि अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर लिखा था, शारदा देवी, वीडियो कॉल। मेरे हाथ वहीं रुक गया। कबीर ने मासूमियत से मोबाइल उठा लिया और स्पीकर ऑन कर दिया। अगले ही पल स्क्रीन पर शारदा देवी का चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने ना हाल पूछा, ना यह कि मैं सुरक्षित पहुंची या नहीं। उनकी पहली आवाज पूरे घर के आंगन में गूंज उठी। पहुंच गई जयपुर? अच्छा, अब जल्दी से खाना खाकर शाम वाली ट्रेन से वापस आ जाओ। यहाँ तुम्हारे बिना घर में झाड़ू तक नहीं लगी है। इतना सुनते ही मेरी माँ के हाथ से परोसने वाला चम्मच थाली में गिर पड़ा। पिताजी ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अगर मैंने फिर चुप्पी चुन ली तो शायद मैं हमेशा के लिए अपनी ही नजरों में हार जाऊंगी। पिताजी ने धीमे से मेरी तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखों में इस बार सिर्फ बेबसी नहीं थी, एक डर भी था कि कहीं उनकी बेटी फिर से सिर झुकाकर जी मम्मी जी ना कह दे। उधर मोबाइल की स्क्रीन पर शारदा देवी लगातार बोलती जा रही थी। क्या हुआ? सुनाई नहीं दे रहा क्या? जल्दी खाना खत्म करो और शाम तक वापस आ जाओ। यहाँ बरामदे की सफाई नहीं हुई, मंदिर में दीपक नहीं जला, रसोई भी बिखरी पड़ी है। बहू अगर घर छोड़कर बैठ जाएगी तो घर कैसे चलेगा? कबीर ने मासूमियत से मेरी तरफ देखा और बोला, मम्मी, दादी आपको काम करने के लिए बुला रही है। उसके इस एक सवाल ने मेरे सीने में जैसे बरसों से दवा दर्द बाहर निकाल दिया। मैंने पहली बार बिना घबराए मोबाइल अपने हाथ में लिया और शांत आवाज में कहा, मम्मी जी, मैं पूरे 10 साल बाद अपने माता पिता के घर आई हूँ। मैं आज वापस नहीं आ रही। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर शारदा देवी पहले से भी ऊंची आवाज में बोली, बहुत हिम्मत आ गई है तुम्हारे अंदर। भूल मत जाना कि तुम इस घर की बहू हो। मैंने बुलाया है तो वापस आना ही पड़ेगा। मैंने पहली बार उनकी बात बीच में काट दी। बहू हूँ, नौकरानी नहीं। यह सुनते ही माँ ने मेरी तरफ देखा। शायद उन्होंने पहली बार मुझे अपने लिए खड़ा होते देखा था। शारदा देवी गुस्से से कांपने लगी। लगता है मायके पहुंचते ही तेरे तेवर बदल गए। अभी अमित से बात करवाती हूँ, मैंने शांत स्वर में कहा। अमित को सब पता है कि मैं यहाँ हूँ। तभी स्क्रीन पर पीछे से अमित की आवाज आई, लेकिन वह सामने नहीं आया। शायद वह वहीं खड़ा सब सुन रहा था। शारदा देवी फिर बोली, तू भूल गई कि 10 साल किसके घर का खाना खाया है? मैंने जवाब दिया, और आप शायद यह भूल गई कि उन 10 सालों से मैंने भी उसी घर के लिए सुबह से रात तक काम किया है। मैंने दुकान के हिसाब देखे, घर संभाला, आपकी सेवा की, ससुर जी का इलाज करवाया, अपना काम करके कारोबार बढ़ाया। लेकिन बदले में मुझे अपने माँ बाप से मिलने तक का अधिकार नहीं मिला। मेरी आवाज कांप नहीं रही थी। यह देखकर खुद मुझे हैरानी हो रही थी। पिताजी ने पहली बार सिर उठाया। उनकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। शारदा देवी ने ताना मारते हुए कहा, अगर इतनी ही परेशानी थी तो पहले क्यों नहीं बोली? मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि मैं रिश्ता बचाना चाहती थी। लेकिन रिश्ता सिर्फ एक इंसान के चुप रहने से नहीं बचता। तभी मेरी नजर बैग में रखे उस सीलबंद लिफाफे पर गई जो अमित ने स्टेशन जाने से पहले दिया था। उसने कहा था सही समय आने पर खोलना। मुझे लगा शायद यही सही समय है। मैंने लिफाफा बाहर निकाला। वह पीले रंग का था और उस पर एक वकील के कार्यालय की मोहर लगी हुई थी। माँ और पिताजी भी हैरानी से उसे देखने लगे। मैंने धीरे धीरे उसे खोला।
अंदर सबसे ऊपर एक कानूनी नोटिस था। जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, मेरी आंखें फैलती चली गई। उसमें लिखा था कि पिछले 10 वर्षों से मुझे मेरे माता पिता से मिलने से रोकना, मानसिक दबाव डालना, मेरे श्रम और आय का अनुचित उपयोग करना तथा मेरी स्वतंत्रता में लगातार हस्तक्षेप करना कानून की नजर में मानसिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। यदि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा हुई तो संबंधित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबसे नीचे मेरे पति अमित के हस्ताक्षर थे। मैं कुछ पल तक उस कागज को देखती रह गई। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि अमित ने बिना बताए यह कदम उठाया है। तभी नोटिस के नीचे एक छोटा सा हाथ से लिखा हुआ पत्र भी था। कांपते हाथों से मैंने उसे खोला। उसमें लिखा था, नेहा, मैं जानता हूँ कि पिछले 10 सालों से मैंने हर बार तुम्हारा साथ देने की बजाय माँ की चुप्पी का साथ दिया है। मैं गलत था। मैं हर बार सोचता रहा कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन समय ने सिर्फ तुम्हारे दर्द को बढ़ाया। इस बार जब तुमने जयपुर जाने का फैसला किया, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अगर आज भी मैं चुप रहा तो शायद हमेशा के लिए तुम्हें खो दूंगा। इसलिए मैंने हमारे वकील से सलाह लेकर यह नोटिस तैयार करवाया है। आज के बाद कोई भी तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलने से नहीं रोक सकता। अगर माँ या परिवार का कोई भी सदस्य तुम्हें धमकाएगा या वापस बुलाने की कोशिश करेगा, तो मैं सबसे पहले तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मुझे नहीं पता तुम मुझे माफ कर पाओगी या नहीं, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने वर्षों बाद पहली बार मुझे लगा कि शायद मेरा पति सचमुच मेरे साथ खड़ा है। मैंने कैमरे के सामने वह पीला कानूनी नोटिस उठा दिया। शारदा देवी ने जैसे ही पर वकील की मुहर और अमित के हस्ताक्षर देखे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने घबराकर पूछा, यह क्या है? मैंने पूरी शांति से कहा, मम्मी जी, यह कोई धमकी नहीं है। यह सिर्फ मुझे मेरा अधिकार दिलाने की शुरुआत है। 10 साल तक मैंने आपकी हर बात मानी, लेकिन अब मेरा बेटा यह नहीं सीखेगा कि उसकी माँ का अपने मायके पर कोई हक नहीं है। पहली बार शारदा देवी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उनके गले में ही अटक गए। उधर पिताजी की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वह दुख के नहीं, सुकून के आंसू थे। माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कबीर मेरी गोद में आकर बैठ गया और मासूमियत से बोला, मम्मी, अब हम नाना नानी के घर जितने दिन चाहे रह सकते हैं ना? मैंने उसे सीने से लगा लिया और मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, अब कोई हमें यहाँ आने से नहीं रोक सकता। लेकिन मुझे तब तक यह नहीं पता था कि वीडियो कॉल कटने के सिर्फ 2 घंटे बाद शारदा देवी खुद जयपुर के लिए निकल चुकी थी। माँ ने चुपचाप मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, आज पहली बार लगा कि मेरी बेटी सच में अपने लिए खड़ी हुई है। अगले दिन सुबह करीब 10 बजे घर के बाहर एक कार आकर रुकी। दरवाजा खुला तो सामने अमित खड़ा था। उसके साथ शारदा देवी भी थी, लेकिन आज उनके चेहरे पर वह घमंड नहीं था जिसकी वजह से उन्होंने 10 साल तक मुझे अपने ही मायके से दूर रखा था। जैसे ही वह आंगन में आई, उन्होंने मेरी माँ और पिताजी की तरफ देखा। कुछ पल तक चुप रही, फिर धीरे धीरे हाथ जोड़ दिए। मेरी माँ घबरा गई। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी समधन उनके सामने इस तरह खड़ी होंगी। शारदा देवी की आवाज भर्रा गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहू को बहू नहीं, घर का काम करने वाली समझ लिया। मैं ये भूल गई कि वह भी किसी की बेटी है। यह सुनते ही मेरी माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। अमित मेरी तरफ आया और बोला, नेहा, मैंने 10 साल देर कर दी। हर बार माँ की चुप्पी के पीछे छिपता रहा, लेकिन अब नहीं। अगर तुम चाहो तो हम अपने नए घर में अलग रहेंगे, लेकिन तुम्हारे किसी अधिकार से कभी समझौता नहीं होगा। मैंने उसकी आंखों में पहली बार सच्चा पछतावा देखा। तभी शारदा देवी ने अपने पर्स से घर की चाबियों का एक गुच्छा निकाला और मेरी हथेली पर रख दिया। उन्होंने कहा, आज के बाद तुमसे कोई झाड़ू, बर्तन या सेवा की उम्मीद आदेश देकर नहीं करेगा। तुम इस घर की बहू हो, नौकरानी नहीं। जब चाहो मायके आओ, जितने दिन चाहो रहो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। मेरे पिताजी ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, हमें बहू नहीं चाहिए थी, सिर्फ अपनी बेटी से मिलने का अधिकार चाहिए था। पूरा आंगन भावुक हो गया। कबीर दौड़कर अपनी दादी के पास गया और मासूमियत से बोला, दादी, आप मम्मी को डांटोगी तो नहीं? शारदा देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, अब दादी ने अपनी सबसे बड़ी गलती समझ ली है। मैंने अपने बैग से वह पीला कानूनी नोटिस निकाला, उसे मोड़ा और अमित की तरफ बढ़ाते हुए कहा,
मुझे उम्मीद है कि अब इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अमित ने नोटिस लिया और वही सबके सामने उसे फाड़ दिया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अब हमारा रिश्ता डर से नहीं, सम्मान से चलेगा। उस दिन मैं अपने मायके में पूरे 15 दिन रुकी। 10 साल का खालीपन 15 दिनों में तो नहीं भर सकता था, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। लौटते समय मेरी माँ ने विदा करते हुए सिर्फ एक बात कही, इस बार बेटी जा रही है, लेकिन अब उसे आने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैंने पलटकर अपने मायके की चौखट को देखा और मन ही मन सोचा, रिश्ते तभी तक रिश्ते रहते हैं जब तक उसमें सम्मान बचा रहे। जिस दिन किसी बेटी को उसके अपने माता पिता से मिलने के लिए भी अनुमति मांगनी पड़े, उस दिन चुप रहना त्याग नहीं, अन्याय को स्वीकार करना होता है। और उस दिन मैंने तय कर लिया कि अब मेरी अगली पीढ़ी कभी यह दर्द नहीं सहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।